अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हैं। आज हमने कवर करना है बिजनेस एथिक्स को। बिजनेस एथिक्स वैसे तो आई के आपके कोर्स में ऑडिट में भी रहा है, CFAP में भी रहा है, FAR2 में भी एक रीजनेबल एक्सटेंट तक रहा है, लेकिन सिर्फ रूल्स और प्रिंसिपल्स की हद तक। पहली दफा आई कैप ने जो है वो अपने कोर्स में दो मॉडल्स इंक्लूड किए हैं। ठीक है जी, दो फ्रेमवर्क्स इंक्लूड किए हैं कि जब वाकई आप एथिकल डिलेमा में फंसते हो तो आपने डिसीजन कैसे लेना है। इन दो मॉडल्स की हमने एप्लीकेशन देखनी है। ठीक है जी, एक हमारे पास ट्रिपल ए मॉडल है, ठीक है जी, और एक हमारे पास टकर्स मॉडल है। इन दोनों मॉडल्स को अप्लाई करना है आपने सिनेरियोज में। और मेरे हिसाब से इस चैप्टर से जो सवाल बन के आएगा वो थ्योरेटिकल नहीं होगा, वो मोरलेस ऐसा होगा जो जिसपे आपने किसी सिनेरियो में जवाब देना होगा कि आया कंपनी के लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। तो दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो आपने पढ़नी है एथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल्स जो आईकैप के कोड ऑफ एथिक्स के अंदर है वो आपने पढ़ने हैं। और दूसरा आपने पढ़ना है दो फ्रेमवर्क्स को, यानी वो फ्रेमवर्क्स आपको ये सिखाएंगे कि जब आप एथिकल डिलेमा में फंसते हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए। एक तरफ आपका एम्प्लॉयर आपको पुश कर रहा है, ठीक है जी, कि गलत काम करें, और दूसरी तरफ आपके सामने सोसाइटी है और गलत काम करने से सोसाइटी अफेक्ट होगी। तो आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है जी, इसमें आपको एक तो प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कैसे करना है ये आप सीखोगे दो मॉडल्स के अंदर। तो आए सर, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनाब एथिक्स और बिजनेस एथिक्स को। देखिए, मैं आपके सामने ना दो चीजें रखूंगा। देखिए, एक आपकी कंपनी है जिससे आप खाते हो, ठीक है जी, एक आपकी कंपनी है, ये आप, ठीक है। फिर नीचे जो है वो आपकी सोसाइटी है। देखिए, कंपनी आपको चूंकि रोजी रोटी दे रही है तो कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर्स का यह हक बनता है कि आप उनके लिए बड़ी ईमानदारी से और उनके लिए हर मुमकिन कोशिश करें कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज, ठीक है जी। एट द सेम टाइम सोसाइटी भी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि जो सोसाइटी में आप रहते हो उस सोसाइटी की नॉर्म, जो सोसाइटी के एथिकल स्टैंडर्ड, सोसाइटी के लिए जो एथिकल बिहेवियर है, जो एक्सेप्टेबल चीज़ें, वो भी आप बाकायदा अच्छे तरीके से उसको कंप्लाई करो और सोसाइटी के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। सर, अब यहां आता है एक डिलेमा, अब यहां आता है कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट किस चीज का आता है? कॉन्फ्लिक्ट इस चीज का आता है कि मैं सोसाइटी को फोकस करूं तो मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए मिस कर दूंगा। लेकिन अगर एट द सेम टाइम मैं अपने स्टेक होल्डर्स के प्रॉफिट्स को फोकस करूं तो मैं बहुत सारी चीजें सोसाइटी के लिए शायद ऐसी कर जाऊं जो एथिकल स्टैंडर्ड से नीचे हो, ठीक है ना, जो एक्सेप्टेबल ना हो, जो सोसाइटी के लिए डेट्रीमेंटल हो। तो सर एक चीज दिमाग में रखिएगा, मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर खराब करके कंपनी को प्रॉफिटेबल दिखाना शायद अपने शेयर होल्डर्स के लिए तो बहुत अच्छी बात हो कि भाई मैं उन शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज करना चाह रहा हूं, मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी यही है। लेकिन एट द सेम टाइम ये सोसाइटी के लिए बड़ा डेट्रीमेंटल है, सोसाइटी के लिए सत्यानाश, क्योंकि जिस इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है, जो शेयर होल्डर्स ने, जो बाकी के लोगों ने पैसे दिए हुए, सर जो छोटे शेयर होल्डर्स है वो फंस जाएंगे बीच में। ठीक है, वो कैसे फंसेंगे कि बड़ा शेयर होल्डर अपने पैसे निकाल के निकल जाएगा हाई वैल्यू के ऊपर, और सर बाद में जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा वो बाद वाले शेयर होल्डर, तो छोटे शेयर होल्डर्स को भुगतना पड़ेगा। ठीक है जी। सर अगर मैं कोई इंजीनियस टू हेल्थ चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं तो इफेक्टिवली मैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए शायद वेल्थ बना रहा हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये चीज देखूं कि सर उस सोसाइटी में जो उसकी कंजम्पशन हो रही है उससे कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है जी। और सर अगर मुझे ये बात पता है कि मेरी कंपनी लायबल है पेनल्टी पे करने के लिए, उसके प्रॉफिट्स का मैं गलत है, तो सर मैं उसको गलत दिखाऊं, गलत स्टेट करूं, पेनल्टी ना दिखाऊं, तो मैं शायद अपने शेयर होल्डर्स के साथ तो भला कर रहा हूं लेकिन मैं सोसाइटी के साथ भला इन जनरल नहीं कर रहा। तो सर अब इसका मतलब है देयर स्टैंड्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल केयर कि मैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए क्या कर रहा हूं, एंड ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी। अब मेरे लिए सर दो चीजों के बीच में मुझे पिक करना है कि मुझे किसको किसको कंप्लाई करना है और किसको मुझे नाराज करना है। ठीक है जी। तो सर अब हमें इसलिए जो है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं, और एथिकल स्टैंडर्ड्स भी ऐसे जो रूल बेस्ड ना हो, जो जो प्रिंसिपल बेस्ड हो। ठीक है जी। यानी प्रिंसिपल बेस्ड होने का मतलब यह है कि उसूल की बात हो रात दिन के रूल्स की बात हो। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सर देखें, डाकू को पुलिस मारती है, कत्ल करती है, अगर एक आम बंदा किसी बंदे को कत्ल करे तो ये शायद एक गुनाह कबीरा है, गुनाह अजीम है। लेकिन सर वही बंदा अगर कत्ल हो पुलिस वाले के हाथों, आर्मी वालों के हाथों, और वो बंदा टेररिस्ट हो, तो शायद मेरे ख्याल में इससे बड़ा सवाब नहीं है कोई। ठीक है जी। एट द सेम टाइम सर कंपनी और इंडिविजुअल के एक्ट्स को हमने कॉन्टेक्स्ट में देखना है। ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं देखना है।
तो जो रूल बेस्ड स्टैंडर्ड होता है, जिसमें रूल्स लिखे होते हैं कि ये चीज हुई तो ये सजा, ये चीज हुई तो ये सजा, ये चीज एक्सेप्टेबल है, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, रूल बेस्ड स्टैंडर्ड एथिक्स में नहीं चल सकते। एथिक्स में आपको चाहिए होते हैं प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड, यानी आपको एक उसूल बता दिया गया, उस उसूल को आपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर रह के कंप्लाई करना। ठीक है जी, जैसे मिसाल के तौर पर आपको ये उसूल बताया गया कि माशरे की फलाह बहबूद होनी चाहिए। अब बाज़ औक़ात माशरे की फलाह बहबूद इंसानों पर रहम करके भी होती है और बाज़ औक़ात इंसानों को मार के भी होती है। ठीक है जी, तो अगर मैं एक रूल बना दूं कि इंसान को मारना सही नहीं है, तो सर फिर वो रूल बेकार होगा, क्योंकि वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक्सेप्टेबल या एप्लीकेबल या मतलब एक डिजायर्ड बिहेवियर नहीं साबित होगा। ठीक है जी, तो सर इसका मतलब ये कि हमें एक प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड चाहिए। ठीक है जी, जो इस प्रोफेशन को मतलब इस प्रोफेशन की चीजों को कॉन्टेक्स्ट के साथ देखे, रादर देन कि वो मतलब इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखे। तो देखिए, एथिकल स्टैंडर्ड्स जो आईकैप ने बनाए वो करेंगे क्या? वो एड्रेस करेंगे एक प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को जो अराइज होगी टू राइट्स के बीच में, शेयर होल्डर्स के लिए भला करूं या सोसाइटी के लिए भला करूं, इन दो राइट्स के बीच में मुझे कौन सा राइट पिक करना है, ये मुझे मेरे एथिकल स्टैंडर्ड्स बताएंगे। ठीक है जी, और याद रखिएगा सर, हर सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बिहेवियर डिफरेंट होता है। किसी सोसाइटी में जो है वो आधे कपड़े पहन के घूमना भी जो है वो एक नॉर्म होगा, किसी सोसाइटी के अंदर बिल्कुल पर्दे में आपको घूमना फिरना है। तो सर इसका मतलब है सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर, कंट्री टू कंट्री, एथनिसिटी टू एथनिसिटी, चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो जो एथिकल स्टैंडर्ड डेवलप हो किसी भी माशरे के लिए, उस माशरे के हिसाब से होने चाहिए। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर सूद खाना हराम है मजहब में हमारे, लेकिन अगर आप ये चले जाओ सर यूएसए, यूके और बाकी जगहों पे, तो वहां सर सूद का बिजनेस चलता है और वो इसको गलत नहीं समझते हैं। तो अगर मैं आज अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स में ये डाल दूं कि जी सूद खाना हराम है, सूद नहीं खाना चाहिए, तो शायद उनके लिए चीज एक्सेप्टेबल ना हो। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी को देख के बनाओगे, और सोसाइटी में एक चीज एक्सेप्टेबल है तो मे भी दूसरी सोसाइटी में वो चीज एक्सेप्टेबल ना हो। ठीक है जी, अच्छा जी, फिर ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी अपने एथिकल स्टैंडर्ड कैसे बनाती हैं? कंपनी अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स कैसे बनाती हैं? अडॉप्ट कर लेती हैं सर, जैसे आईकैप का स्टैंडर्ड तमाम जो है वो उन ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया हुआ है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट से, लेकिन टेलर मेड एथिकल स्टैंडर्ड्स भी बनते हैं। वो क्या देख के बनते हैं? कॉर्पोरेट वैल्यूज। नहीं, कॉर्पोरेट वैल्यूज हैं क्या? कॉर्पोरेट वैल्यूज का मतलब ये है कि कुछ लोगों ने, हम ख्याल लोगों ने मिलके ये सोचा कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए ये 5 काम करेंगे। ये कॉर्पोरेट वैल्यूज है, यानी कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के स्टेक होल्डर्स ने मिलकर ये सोचा हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है अपनी वेल्थ इंक्रीज करना, उसके लिए हम ये 5 काम करेंगे, इसमें ये चीज एक्सेप्टेबल होगी, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये है कॉर्पोरेट वैल्यूज। तो सर सबसे पहले जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाती है तो वो सबसे पहले सामने रखती है कॉर्पोरेट वैल्यूज को। क्या चीज मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं है, क्या क्या काम मुझे करने हैं अल्टीमेटली अपने गोल तक पहुंचने के लिए। ठीक है जी, रूल सेट होते हैं, क्या चीज अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर, एक्सेप्टेबल बिहेवियर सेट होता है। अब ये तो बात होगी कंपनी के अंदर की। अब कंपनी के अंदर की तो बात होगी, कंपनी के बाहर की बात क्या है? मैं अपने सप्लायर्स और कस्टमर से कैसे डील करूंगा, मेरे यहाँ जो है गिफ्ट पॉलिसीज क्या होंगी, बाहर से जो लोग गिफ्ट देंगे हमें, उन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करना, फिर हमारी एथिक्स कॉम्प्रोमाइज ना हो किसी जगह पे, ये हमने सारे मामला देखने। ऊपर के 3 पॉइंट्स हैं कंपनी के अंदर के। ठीक है जी, कॉर्पोरेट वैल्यूज, वो स्टेप्स, वो चीजें जो हम ख्याल लोगों ने मिलकर सोची अगर हम करेंगे तो हम अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, नंबर 2, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंपनी के अंदर एक्सेप्टेबल है बिहेवियर। ठीक है जी, और एक्सेप्टेबल बिहेवियर का मतलब है लोगों के साथ एक दूसरे से इंटरपर्सनल लेवल पे किस तरीके से बातचीत होगी। फिर कंपनी के बाहर से गिफ्ट्स आएंगे, उनका क्या करना है हमने, और हम अपने शेयर होल्डर्स और अपने जो कस्टमर और सप्लायर हैं उनके साथ हम कैसे चलेंगे। ठीक है जी, याद रखिएगा ये सारे रूल्स, ये सारी चीजें सोसाइटी के अंदर जो है वो फिर बनती है एक्सेप्टेबल बिहेवियर। ठीक है जी, और ये याद रखिएगा कि एथिकल स्टैंडर्ड्स हमेशा सोसाइटी के हिसाब से सेट होंगे जिसमें बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। सर अब 4-5 इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं इन 4-5 इंपॉर्टेंट चीजों को एथिक्स का बेनिफिट भी कहूंगा, एथिक्स का फॉल बैक भी कहूंगा। यानी जब कंपनी एथिकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने लगती है तो उसको कहां पर एडवांटेज और कहां डिसएडवांटेज होता है। ठीक है जी, ये हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले सर बिजनेस एट अ लार्ज। ठीक है जी, अगर सर एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे और माशरे में उसका ये नाम हो जाए कि यार ये एथिकल लोग हैं, ठीक है जी, एथिक्स की पासदारी करते हैं,
ये कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने इन्वेस्टर्स के साथ डीलिंग में फेयर हैं, एथिकल हैं, ठीक है जी, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, पब्लिक एट लार्ज के लिए अच्छे लोग हैं, तो सर एक अच्छी रेपुटेशन बिजनेस की बन जाती है, एक अच्छी रेपुटेशन बन जाती है बिजनेस की, ठीक है जी, जो इवेंचुअली सर इंक्रीज प्रॉफिट्स और कंटिन्यूअस ग्रोथ में कन्वर्ट होती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। देखिए, आप उठाएं किसी भी एक प्रोडक्ट को जो पाकिस्तान में डेवलप हुआ और उसको कंपेयर करें उसके कंपीटिंग प्रोडक्ट से जो यूके यूएसए से आया, आप किसको वैल्यू करोगे? यूके यूएसए वाले को। क्यों? आप कहोगे यार वहां पर जो है वो कानून सख्त है, वहां एथिक्स का मयार जो है वो ऐसा है कि अवाम उन्नास को कोई घटिया चीज नहीं खिलाई जाती है। लेकिन इसके बरक्स अगर हमको लोकल प्रोडक्ट देखेंगे तो शायद हमारे दिल में डाउट आए कि यार ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई 2 नंबर चीज ऐड हुई हुई है, ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कोई मिलावट ऐड हुई हुई है, ऐसा तो नहीं कि सर। देखिए, तो एथिकल स्टैंडर्ड्स आपकी रेपुटेशन को डेवलप करते हैं, और वंस आपकी रेपुटेशन बन गई, कस्टमर का कॉन्फिडेंस आ गया, तो सर देन फिर आपके पास प्रॉफिट्स और ग्रोथ एक ऐसी चीज है जो उसके साथ बाय प्रोडक्ट के तौर पे आएगी। ठीक है जी, याद रखिए, अच्छे रिलेशनशिप्स कस्टमर्स के साथ, फेयर रिलेशनशिप्स एम्प्लॉयज के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, जनरल पब्लिक के साथ और तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट आपको बहुत बेनिफिट देंगी। इसका मतलब है एथिक्स अल्टीमेटली ट्रांसलेट्स इनटू प्रॉफिट्स एंड मनी। सर हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो हमारी एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप है। देखिए, अगर आप एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप में एथिकल हैं, ठीक है जी, आप उनकी कमिटमेंट को जो है वो इंस्पायर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज आपके साथ कनेक्टेड रहें, कमिटेड रहें, वो अपना घर समझ के आपके लिए काम करें, तो सर देन फिर आप उनके साथ रिलेशनशिप्स में एथिकल और फेयर रहें। ठीक है जी, क्योंकि जब ये एम्प्लॉय को लगने लगता है कि जी उसके साथ एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप कंपनी का डेवलप हो चुका है, तो वो रेसिप्रोकेट करता है, वो फिर अपने घर की तरह आपके लिए काम करता है। ठीक है जी, और ये याद रखिएगा कि जिस जगह पे टॉप मैनेजमेंट या नीचे के लोग एथिकल स्टैंडर्ड्स को ब्रेक करते हैं, 2 नंबरियां करते हैं और उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, तो फिर ये एक ऐसा एटीट्यूड इंस्पायर करती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि यार कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और होता क्या है सर बार बार एथिकल कोड्स ब्रीच होते हैं और इवेंचुअली सर कंपनी की रेपुटेशन और कंपनी के प्रॉफिट्स ड्राई अप होते हैं। तो याद रखिएगा कि सर एम्प्लॉयज का रिएक्शन एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन के अंदर। ठीक है जी, तो जितने एथिकल होंगे आप, उतने एथिकल होगा आपका एम्प्लॉय, और जितने एथिकल स्टैंडर्ड्स आप फॉलो करोगे, पोजीशन जो है वो, टोन जो है वो ऊपर से सेट होती है, नीचे आपके एम्प्लॉयज भी स्ट्रांग रहेंगे, वो भी एथिकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करेंगे, और सर सीधी सी बात है, जब एक कल्चर डेवलप हो जाएगा तो उसके फ्रूट्स फिर हम इंशाल्लाह ताला इंक्रीज प्रॉफिट्स और ग्रोथ की सूरत में देखेंगे। सर अब हम बात करेंगे इन्वेस्टर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। देखें, अगर आप एक एथिकल कंपनी हो, जबरदस्त किस्म की एथिकल कंपनी हो, आपका मार्केट में एक रेपुटेशन है, क्या बिजनेस डीलिंग में बहुत फेयर है, ठीक है जी, जो आपका शेयर बनता है, जो आपका राइट बनता है, ये वक्त पे पैसे देते हैं, ये कोई 2 नंबरी नहीं करते हैं, इनकी प्रोडक्ट में जो है वो क्वालिटी इंस्टॉल है, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, कस्टमर्स का, सप्लायर्स का, एम्प्लॉयज़ का, ठीक है जी, हर एक पॉसिबल लॉज एंड रेगुलेशन ये कंप्लाई करते हैं। तो याद रखिएगा, इन्वेस्टर सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं देखता बिजनेस में, इन्वेस्टर ये भी देखता है कि मैं अपना पैसा किन लोगों के हाथ में दे रहा हूँ। ठीक है जी, तो याद रखना सर, प्रॉफिट और रिटर्न्स के अलावा एथिकली साउंड कॉर्पोरेशन एक फैक्टर होती है इन्वेस्टर के डिसीजन मेकिंग में। और देखिए, इन्वेस्टर को ये बात पता है कि अगर एक कंपनी एथिकली साउंड नहीं है, 2 नंबरियां होती हैं, उसके जो है वो जो टॉप बॉसेज हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वाले लोग हैं सर, वो उनकी इंटेग्रिटी अच्छी नहीं है, तो सबको पता है कि सर इवेंचुअली फिर हमें लॉ सूट्स का भी सामना करना पड़ेगा आगे जाके। और जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उसकी मुझे पता है रेपुटेशन का बेड़ा गर्क हो जाएगा ओवर द पीरियड, और सर अगर बेड़ा गर्क हो गया, रेपुटेशन का लॉ सूट्स आ गया, तो सीधी सी बात है फिर कस्टमर रिलक्टेंट होगा आपसे चीजें खरीदने में, और सप्लायर रिलक्टेंट होगा आपको चीजें देने में, क्रेडिट पे या देर से पैसे देने पे। सर फिर बिजनेस डीलिंग आपकी अफेक्ट होगी, इवेंचुअली फिर ये सारी चीजें ट्रांसलेट होती हैं प्रॉफिट के अंदर। ठीक है जी, चले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपको मैं एक चीज कहता हूं जनाब, आपके सामने 2 सप्लायर्स हैं, आपसे कहा जा रहा है भाई इससे सामान खरीदोगे, ये भी 1 महीने बाद पैसे आपसे मांगेगा, दूसरा वाला भी 1 महीने बाद पैसे मांगेगा, लेकिन जो पहला वाला है ना, वो डीलिंग में एथिकल नहीं है, वो शायद आपको 2 नंबर सामान भी दे दे, वो मे भी आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड से जो है वो कचरा सामान दे दे, नीचे सामान दे दे, मे भी आपको वक्त से पहले तंग करे। ठीक है जी, अब 2 कस्टमर्स हैं आपके पास, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों को सेम क्रेडिट पर सामान देते हो आप, दोनों को सेम अमाउंट का सामान दे रहे हो, एक का आपको पता है कि सर ये रुला देगा पैसे देने में। ठीक है जी, ये डिस्प्यूट क्रिएट करेगा क्लेम्स में बाद में कि जी सामान इतने नहीं इतने आया था।
ठीक है जी। तो मुझे बताओ सर, जहां एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, लोग उस जगह को जाके उस जगह से डीलिंग करना, बिजनेस करना प्रेफर करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आप जरा रिवर्स पर्सपेक्टिव से देखें, आप किन कस्टमर्स को प्रेफर करोगे? ये तो एक बात हो गई ना, कस्टमर आपको कैसे प्रेफर करेगा? कस्टमर अगर देखता है जनाब एक बंदा डीलिंग में फेयर है, आपको बिल्कुल जो है वो सही तरीके से आपके साथ डीलिंग करता है, सामान आपको सही देता है, ठीक है जी, ये इंश्योर करता है कि अगर कोई चीज़ खराब निकले तो वो ओपन हार्टेडली उसको एक्सेप्ट करे, अटमोस्ट एथिकल बंदा, ठीक है जी, आपके क्लेम्स अप्रोप्रिएटली देखे, यानी अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि जी मुझसे ज़्यादा चार्ज हो रहे हैं पैसे, तो वो आपके साथ बैठे नेगोशिएट करे। तो याद रखिएगा सर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेरे पास एक प्राइम रीज़न है प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज का। और कस्टमर जब ये देखता है कि जनाब मैं सामने वाली कंपनी पर ट्रस्ट कर सकता हूं, ठीक है जी, सप्लाईज के लिए, लीड टाइम के लिए, लीड टाइम का मतलब आपने उसको कहा 2 हफ्ते बाद सामान देंगे, देन पे 2 हफ्ते का मतलब 2 हफ्ते, ठीक है जी। तो सर जब सप्लायर आप कस्टमर आप पे ट्रस्ट करने लगता है तो उसकी सेटिस्फेक्शन का लेवल ऊपर जाता है, और एक कस्टमर अगर सेटिस्फाई होगा ना तो वर्ड ऑफ माउथ से वो 10 कस्टमर्स लेकर आएगा, फुटफॉल आपकी तरफ बढ़ेगा, यानी लोग आपकी तरफ आएंगे और प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। सर जैसे हमने डिस्कस किया कि एथिकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने से डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं बढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म में जब लोगों का ट्रस्ट आप पे बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि एथिकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई ना करके आपके प्रॉफिट्स पे डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। कैसे? सर मे भी आपको लॉ सूट्स फेस करना पड़े, ठीक है जी, मे भी आपको इस बुरे एथिकल बिहेवियर की वजह से जो है वो आपकी रेपुटेशन गिरे, कस्टमर्स गिरना शुरू हो जाए, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा कि प्रॉफिट्स पे डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं है, लेकिन लॉसेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट जरूर है, ठीक है जी, क्योंकि अगर आपको लिटिगेशन और रेपुटेशन ब्लोस फेस करना पड़े तो ये याद रखिएगा लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग आपकी मार्केट में सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होगी आपके लैक ऑफ एथिकल बिहेवियर की वजह से। तो ये सर 4-5 पॉइंट्स थे कि हमारे प्रॉफिट्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, एम्प्लॉय कमिटमेंट और जनरल बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट है एथिक्स के। तो ये याद कर लीजिएगा, एग्जामिनर आपसे इस पर यह पूछ सकता है कि एथिक्स के ब्रॉट अबाउट्स क्या हैं, यानी एथिक्स से कैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, एथिक्स से कैसे कंपनी का प्रॉफिट कम होगा। तो आपने बताना है कि जी जनरल बिजनेस की रेपुटेशन ऊपर जाती है जब वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करता है, एम्प्लॉय कमिटमेंट इंस्पायर होती है, लोग आपके साथ काम करने को तैयार होते हैं, ठीक है जी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ती है सर, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो देखता है जी कि प्रॉफिट तो मिले लेकिन जिस बंदे को मैं अपना पैसा दे रहा हूं वो एटलीस्ट इतना एथिकल होना चाहिए कि वो इस पैसे को मेरा समझे और इंसान का बच्चा बन के काम करे, एथिकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करे, डीलिंग में फेयर रहे, ठीक है जी। और सीधी सी बात है सर, प्रॉफिट्स पे एथिकल स्टैंडर्ड्स का इंपैक्ट लॉन्ग रन में आता है, लेकिन याद रखिएगा बुरे एथिकल बिहेवियर का इंपैक्ट प्रॉफिट्स पे इमीडिएटली आना शुरू हो जाता है, लोग आपसे डिसग्रंटल हो जाते हैं, रेगुलेटरी जो है वो नॉन कंप्लायंसेस की वजह से आपको पेनल्टीज देनी पड़ती है, आपको लॉ सूट्स का सामना करना पड़ता है, रेपुटेशन आपकी डैमेज हो जाती है, ठीक है जी। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच सर। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है इस पूरे चैप्टर का। आपके पास 5-6 के करीब जो है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको प्रिंसिपल्स हैं, जिनको आपने फॉलो करना है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब कोई एथिकल इशू आता है ये हमारे लिए प्रॉब्लम भी होती है और एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी भी होती है। प्रॉब्लम ये है कि सर हमने डिसीजन लेना है, और अपॉर्चुनिटी ये कि अगर आपने सही डिसीजन ले लिया तो सर दिस विल लीड यू टू ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स, ठीक है जी। देखिए एक चीज दिमाग में रखिएगा कि हमारे सामने ना बाज़ औक़ात एक डिलेमा आता है, बाज़ औक़ात सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हमारे सामने बहुत सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं, कुछ सही होते हैं कुछ गलत होते हैं, हमें पिक करना होता है कि इसमें से चलाएं किसको, काम कौन सा करें, ए करें, बी करें, सी करें, डी करें। ए बी सी और डी के अंदर कुछ जगह पे एथिक्स कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी, प्रॉफिट्स बढ़े हुए होंगे, कुछ जगह पे प्रॉफिट्स कॉम्प्रोमाइज हो रही होंगी, एथिकल स्टैंडर्ड्स बड़े होंगे, कुछ जगह पे दोनों कॉम्प्रोमाइज हो रही होंगी, कुछ जगह पे दोनों में फायदा होगा। तो आपने अपने कोर्सेज ऑफ एक्शन में चीजें डिसाइड करनी है और एक बैलेंस रखना है कि आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स या प्रिंसिपल्स भी कंप्लाई हो और एट द सेम टाइम आपका जो कोर ऑब्जेक्टिव है बिजनेस करने का, दैट इज प्रॉफिट कमाना, वो भी इंटैक्ट रहे, ठीक है जी। तो अगर मैं देखूं जनाब, मैं इस पैरा को पढ़ता हूं जनाब, द ऑर्गेनाइजेशन में फेस सिचुएशन वेयर दे हैव टू टेक अ डिसीजन कंसिडरिंग सेवरल प्रपोजल्स, ठीक है जी, दैट वुड आइदर बी राइट और रॉन्ग, ठीक है जी, कंसिडरिंग द एथिकल डिलेमा एंड कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है जी। Here decision maker might feel confusion and need guidance to follow. प्रॉफिट पे जाऊं, एथिक्स पे जाऊं, कहां जाऊं, मुझे गाइड किया जाए कि मैं एथिकल स्टैंडर्ड, एथिकल प्रिंसिपल स्टैंडर्ड को कंप्लाई तो करूं,
लेकिन मैं अपना कोर प्रिंसिपल जो प्रॉफिट कमाने का है वो भी ना छोड़ूं, क्योंकि मैं सर एक इदारा बना के बैठा हूं, प्रॉफिट मेकिंग इदारा है, ठीक है जी, एक प्रॉफिट टेकिंग इदारा है सर। मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, मेरा एक खैराती इदारा बनाना ऑब्जेक्टिव नहीं। एनजीओ तो मैं तो छोड़ दूं प्रॉफिट्स को ना, मैं तो कोर प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स को फॉलो करूं। लेकिन सर एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कर सकता कि मैं प्रॉफिट कमा के एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी ये काम करूं, ठीक है जी। तो मैं सोसाइटी को भी देखूंगा, अपने साथ स्टेक होल्डर्स को भी देखूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कोशिश ये करूंगा कि कंपनी का प्रॉफिट भी इनहैंस हो, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे सर, हमारे सामने ना दो बड़े मॉडल्स हैं, दो फ्रेमवर्क्स हैं। दो फ्रेमवर्क्स का मतलब है दो एस्पेक्ट्स हैं फ्रेमवर्क्स के। देखिए, एक फ्रेमवर्क आपको दिया है आईकैप ने, जो है हमारा कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है जी। जब आपके पास सर डिसीजन मेकिंग आप करोगे, ठीक है ना, आपने प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स को सामने रख के डिसीजन लेना है। चाहे आप कोई भी डिसीजन लो, नई मशीनरी लूं या ना लूं, नए प्रोजेक्ट में पैसा डालूं या ना डालूं, डिविडेंड दूं या ना दूं, डिस्काउंट दूं या ना दूं, सप्लायर से जल्दी सामान खरीदूं या ना खरीदूं, वर्किंग कैपिटल की पॉलिसी चेंज करूं या ना करूं, ठीक है जी, जितने नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूं या ना करूं, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आउटसोर्स करूं या ना करूं, लिमिटिंग फैक्टर में पहले प्रोडक्ट ए बनाऊं या बी बनाऊं, जितने भी बिजनेस डिसीजन हैं, याद रखिएगा यू हैव टू फॉलो कोड ऑफ एथिक्स गिवन बाय द आईकैप, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कोर डिसीजन मेकिंग के लिए आईकैप के कोड ऑफ एथिक्स को सामने रखें, ठीक है जी। लेकिन अगर कोई एथिकल डिलेमा आया कि मैं एक चीज को फॉलो करूं या दूसरे को, आई हैव टू मेक अ डिसीजन बिटवीन टू राइट्स, ए फॉलो करूं या बी, फिर मुझे आईकैप के कोड ऑफ एथिक्स को नहीं देखना। कोड ऑफ एथिक्स के अंदर इतनी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। फिर हमें चाहिए और फ्रेमवर्क्स, और वो और फ्रेमवर्क्स हमें कहां से मिलेंगे सर? और फ्रेमवर्क्स हमारे पास, हमारे कोर्स में दो फ्रेमवर्क्स हैं, वो है जनाब ट्रिपल ए मॉडल और टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल, ठीक है जी। ये दो फ्रेमवर्क आपने जब इस्तेमाल करने हैं जब आपको एथिकल डिलेमा फेस करना पड़ रहा है। अगर आप नॉर्मल डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, कोड ऑफ एथिक्स आपको आईकैप का फॉलो करना है, जो एथिक्स के प्रिंसिपल्स है वो सामने रखे, याद रहेगा। सिर्फ डिसीजन मेकिंग है, आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स। एथिकल डिलेमा है, you have to pick between two wrongs or two rights, ठीक है जी, then you have to follow the other two models, ट्रिपल ए मॉडल एंड 5 क्वेश्चन टकर मॉडल, ठीक है जी। इसका मतलब है हमारे पास एक फ्रेमवर्क है प्योर डिसीजन मेकिंग के लिए और बाकी के फ्रेमवर्क हैं एथिकल डिलेमा के लिए। तो जो कोड है ये भी एक फ्रेमवर्क है, सीधी सी बात है। इस फ्रेमवर्क में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को 3 काम करने। पहले तो आइडेंटिफाई करने सर एथिकल इश्यूज, ठीक है जी, जो थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स एथिकल इशू का मतलब, थ्रेट का मतलब है वो सिचुएशन जो आपको एक एथिकल प्रिंसिपल अप्लाई करने से, कंप्लाई करने से, ऑब्लाइज करने से रोके, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मेरा बॉस मुझे कहता है कि तुमने 2 नंबर रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है जी, गलत चीज आपने लोगों को बतानी है। तो सर मेरे पास एक प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी है। इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल मुझे ही कहता है कि जी आपने किसी 2 नंबर स्टेटमेंट के साथ, गलत स्टेटमेंट के साथ, फॉल्स स्टेटमेंट के साथ, बायस्ड स्टेटमेंट के साथ, मिसलीडिंग स्टेटमेंट के साथ खुद को अटैच नहीं करना। अब बताएं मैं फंस गया हूं जी। अगर मैं बॉस को मना करता हूं तो मैं जॉब लूज करूंगा। तो मेरे पास जो एक प्रिंसिपल है ड्यू केयर का, प्रोफेशनल केयर का, कि मैंने जिस क्लाइंट पे जाना है उसका ख्याल रखना है, अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, तो मैं उसको नॉन कंप्लाई करता हूं सर। और अगर मैं जाता हूं से इंटेग्रिटी की तरफ, तो मैं आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स का प्रिंसिपल तो कंप्लाई कर दूंगा, लेकिन मैं जॉब लूज कर दूंगा। तो अब आगे एक एथिकल डिलेमा। अब जब एथिकल डिलेमा आता है तो आपको मॉडल्स यूज करने, लेकिन ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है जो आपको एक एथिकल प्रिंसिपल से रोक रही है, सर ये सिचुएशन कहलाती है थ्रेट। तो सर कोड हमें क्या आइडेंटिफाई करवाएगा? थ्रेट्स कौन कौन से हैं हर डिसीजन में, इवेल्युएट करवाएगा क्या थ्रेट इतना बड़ा है कि आप डिसीजन ना लो है? और फिर उसके बाद ये बताएगा कि चलो डिसीजन ले लो, लेकिन इस थ्रेट को ऐसे कवर कर लो, इस थ्रेट के लिए ये 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा कर लो। तो याद रखिएगा कोड हमें ये बताएगा कि किसी भी डिसीजन में कौन कौन से थ्रेट्स मौजूद हैं जो आपको एथिकल स्टैंडर्ड कंप्लाई करने से रोकेंगे। नंबर 2, आपको इवेल्युएट करना सिखाएगा कि वो थ्रेट सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। फिर एट द सेम टाइम वो आपको ये भी बताएगा कि इस एथिकल स्टैंडर्ड की नॉन कंप्लायंस जो हो रही है, ये जो थ्रेट है इसको आपने मिटिगेट कैसे करना है, रिड्यूस कैसे करना है, पास ऑन कैसे करना है। डन। तो हमारे सामने सर 2 मॉडल्स, आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स का मॉडल जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, हर डिसीजन में हमें थ्रेट्स आइडेंटिफाई करवाएगा, उनको इवेल्युएट करवाएगा और उनको एड्रेस करवाएगा। अगर एथिकल डिलेमा आ गया तो फिर हम बाकी के 2 मॉडल्स भी अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सर। हम बात करेंगे अपने जो प्रिंसिपल्स है एथिक्स के, जो हमारे 5 प्रिंसिपल्स हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब
इंटेग्रिटी पे। देखिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। आप किसी वकील के पास जाते हो, आप उससे कहते हो यार मैं एक केस लड़ रहा हूं, ठीक है जी, मैं मेरा ये केस है, आप वो केस मुझे लड़के दे दो। वकील देखता है फैक्ट सामने, वकील कहता है जी आपके जीतने के तो बहुत चांसेस हैं, जबकि आपको भी ये बात पता होती है कि जीतने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है जी, वकील अपनी फीस भी बनाएगा, लेकिन वो फिर भी आपको एक आसरा देता है, आपको एक बात बताता है कि नहीं, डोंट लूज होप। सेम इज अ केस टू डॉक्टर। डॉक्टर के पास कोई बंदा जाता है, कोई मरीज जाता है, उसको कहता है जी मुझे बीमारी है, नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं है, इलाज हो जाएगा इसका, लेकिन उस मरीज को भी ये बात पता होता है कि इसका इलाज बहुत मुश्किल है। तो याद रखिएगा सर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में या आपके प्रोफेशन में ना झूठ नहीं बोल सकते आप, वो दिल नहीं रखना है आपने किसी का भी। सर यू हैव टू बी डेडली ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब है व्हेन देयर इज एन इशू, देयर इज एन इशू, यू हैव टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ठीक है जी, आपको सीधी बात करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना आपको। ठीक है जी, याद रखिएगा अपने आप को, आप अगर समझते हैं कि आपकी इंटेग्रिटी इंटैक्ट है, तो आपको अपने आप को डिसएसोसिएट करना पड़ेगा इन 3 चीजों से जो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। नंबर 1, पहले तो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन जो फॉल्स और मटेरियली मिसलीडिंग है, आपको उससे डिसएसोसिएट होना है। मिसाल के तौर पर आपके चीफ एग्जीक्यूटिव आपसे ये कह रहे हैं कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये लिख दो कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म बेसिस पे होल्ड करेंगे, जबकि हमारी इंटरनल प्लानिंग है कि हम उसको जैसे ही इंशाल्लाह साल खत्म होगा 3-4 महीने में बेच देंगे। अब आपके हाथ कांप रहे हैं, भाई मैं स्टेटमेंट लिखूं या ना लिखूं, क्योंकि अगर मैं ये लिखूंगा कि इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म है, तो मेरे यूजर को ये पल लगेगा कि जी हमने इन्वेस्टमेंट को पता नहीं कब बेचना है, हमारे पास कैश फ्लो का कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं कि शॉर्ट टर्म है, तो मेरा इन्वेस्टर पूछेगा ना कि भाई ये शॉर्ट टर्म है तो करके क्या, बेच के करोगे क्या? तो हमें बताना पड़ेगा कि हमें कैश फ्लो क्राइसिस है। तो मेरे सीईओ ने मुझे कहा कि आप एक स्टेटमेंट लिख दो ये। मैंने कहा सॉरी सर, आई विल नॉट राइट एनीथिंग दैट इज मटीरियली फॉल्स और मटीरियली मिसलीडिंग, आई वोंट बी अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है जी। नंबर 2 सर, आपसे यह कहा जा रहा है कि जी एक रिपोर्ट बनानी है, और रिपोर्ट बनाने के लिए कोई चीज देखने वेखने की जरूरत नहीं है, बस रिपोर्ट बना दो। आपने कहा सर अगर कोई चीज गलत निकली, खराब निकली, तो फिर क्या होगा? ठीक है जी, मैंने तो ये चीज इंश्योर नहीं की है, मैंने देखी नहीं है, तो सर आप कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं देंगे या ऐसी चीज जो है ना वो अपने पल्ले से नहीं देंगे जिसको वेरीफाई करने के लिए आपने कोई काम ही नहीं किया। ठीक है जी, यानी जो प्रिपेयर हुए विदाउट केयर इन कंसिडरिंग इट्स एक्यूरेसी। अगर ऐसा मामला है तो सर फिर आपको अपने आप को डिसएसोसिएट करना पड़ेगा। ठीक है जी, यानी आपने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं देनी है, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी जिसकी बैकिंग पे आपको पता ना हो कि ये सही है या नहीं है। ठीक है जी, फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें चीजें ओमिट की गई हैं। देखो स्टेटमेंट सही होगा लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें कम होंगी, इसका मतलब है सर हम चाहते हैं कि जो यूजर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन है वो मिसलीड हो, कुछ चीजें ओमिट कर दो, कुछ चीजों को ज्यादा फोकस करो। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर आप एक कोर्ट केस में फंसे हो और लॉयर ने आपको यह कह दिया कि जी आप केस हारने वाले हो, केस हारोगे तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। आपने अपने ऑडिटर को एक स्टेटमेंट दी कि मेरा लॉयर ये कह रहा है कि आपके केस हारने के चांसेस हैं, ठीक है जी 60% चांसेस हैं, लेकिन पेनल्टी लगने का चांस बहुत कम है, पेनल्टी बहुत कम लगेगी, पेनल्टी बहुत कम लगेगी। देखें आपने उसको ये बात तो बता दी कि जी हारने का चांस भी है, पेनल्टी भी लगेगी, लेकिन आपने एक चीज याद रखें, उसमें वो चीज ओमिट कर दी उसने आपको बताई थी कि पेनल्टी भी आपको ठीक ठाक लगेगी। तो 3 काम आपने नहीं करने, कोई फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देनी नहीं है किसी को, अपने आप को डिसोसिएट कर लेना। नंबर 2, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देनी जिसकी बैकिंग पे काम नहीं हुआ हुआ, वेरीफाई नहीं हुआ, उसकी एक्यूरेसी नहीं देखी गई हो। तीसरी चीज, आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देनी किसी को जिसमें जानबूझ के कुछ पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन को इग्नोर किया गया हो और कुछ पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन को हद से ज्यादा हाईलाइट किया हो। ठीक है जी, इंटेग्रिटी, बी ऑनेस्ट, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसी इंफॉर्मेशन ना दें जो मटेरियल फॉल्स और मिसलीडिंग हो, ऐसी इंफॉर्मेशन भी किसी को ना दें जिसकी बैकिंग पे आपने काम ना किया हो, आपको पता ना हो कि एक्यूरेट है या नहीं है, और ऐसी इंफॉर्मेशन भी ना दें जो पार्शियली कंप्लीट हो और बायसली फोकस्ड हो। ठीक है जी, ठीक है। बात आती है ऑब्जेक्टिविटी की। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि भाई आप अपनी डीलिंग के अंदर लोगों के साथ फेयर रहो। ठीक है जी, हक जिसका है उसको दो, बायस ना हो जाओ, किसी को पर्सनल बेनिफिट ना दो कि भाई ये मेरे चाचा मामा का पुत्र है तो हम इसको कंपनी चीज सस्ती बेचेगी। ठीक है जी, पब्लिक का पैसा लगा हुआ कंपनी में, आप अपने चाचा मामा के पुत्र को जो है वो चीज सस्ती बेच रहे हो, आप उसको अनड्यू फेवर्स दे रहे हो,
चीजें मार्केट से सस्ती मिल रही हैं, आप उसे महंगी खरीद रहे हो, नहीं सर, बायस नहीं हो सकता। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि सर आप अपनी कंपनी के अंदर एक दूसरे डिपार्टमेंट में आपकी वाइफ काम करती हैं, ठीक है जी, और आप अकाउंटेंट हो सर। आप करते ही हो कि सर जब उसकी कोई गलती होती है आप उसको छुपा देते हो, ठीक है जी। आप इंटरनल ऑडिटर हो, जब आप वो गलती करती है आप उसको छुपा देते हो, ठीक है जी। उसकी गलती को ऐसे पेश करते हो कि वाकई कोई गलती हुई भी है तो बहुत कोई इंसानी मयार पे एक ऐसी चीज से जो किसी भी इंसान से हो सकती थी, ठीक है जी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब आता है जब आप मार्केट में जाते हो और आप देखते हो कि जी मेरे बेटे की कंपनी है, ठीक है जी, मैं उस अपने बेटे की कंपनी से चीज खरीदूंगा जबकि मार्केट में आपको जो है वो चीज सस्ती मिल रही हो, ठीक है जी। तो याद रखना, बायस्ड हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, ये सारी चीजें आपको ये कह रही है कि अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को देख के अपनी ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस खत्म नहीं कर देना डीलिंग के अंदर, अल्लाह के वास्ते, ठीक है जी। मेरे सीईओ का बेटा है, मैं बिजनेस उससे करूंगा, नहीं करूंगा सीईओ मुझे निकाल देगा, ठीक है जी। मेरी वाइफ के भाई का बिजनेस है, डीलिंग उससे करूंगा, नहीं करूंगा घर पे जलील हो जाऊंगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बायस, सर एक चीज को पर्सनल लेवल पे मेरा दोस्त यार है, मैं चाहता हूं सर इसको हम बेनिफिट दें बिजनेस से, तो याद रखिएगा सर, देखिए एथिकल स्टैंडर्ड जो सीएफए में पढ़ाए जाते हैं ना एक ब्रोकर को, उनको बताया जाता है अगर आपको बहुत अच्छी न्यूज मिली, आपको पता है कि जी एक शेयर बहुत अच्छा बिजनेस करने वाला है, आप सबको इन्फॉर्मेशन एक साथ देंगे, पहले लोगों को नहीं देंगे, पर्सनल बेनिफिट नहीं, पर्सनल बायस नहीं देखेंगे, यार ये मुझे मेरा दोस्त है तो उसको मुझे पहले देना चाहिए, नहीं। फिर अपने भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को नहीं देंगे आप पहले, नहीं। फिर सर उन लोगों को भी नहीं देंगे पहले जिनसे आपकी रोटी आती है, ठीक है जी, जो जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपने सबको बराबर बेनिफिट देना है इसका, सबको एक साथ बताना है ताकि सबके पास एक्शन करने का टाइम बराबर हो। तो बायस सर काम में पर्सनल जो दोस्तियां आ रही है उसको प्रेफर करना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सर जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे करीब लोग हैं, ठीक है जी, उनके साथ उनको फेवर्स देना बिजनेस के अंदर, डीलिंग्स के अंदर। नंबर 3 सर, टॉप जो मालिक हैं हमारे, जो रोटी खिलाते हैं हमें, सर उनके कहने पे अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ये हमने नहीं करना है। याद रखिएगा हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि हम जिस कंपनी में रोजी रोटी खाते हैं, जो पैसे लेते हैं उससे, तो हमसे ये एक्सपेक्ट करना कि हम जी अपने मालिक का हुक्म नहीं मानेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन दो हम जो है वो उसमें इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी को एक बड़े बैलेंस हद तक हम जो है फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। याद रखिएगा 3 पॉइंट्स, बायस नहीं हो, नंबर 2 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो आपके काम में, ठीक है जी। नंबर 3 सर आपके पास जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस आप में आके किसी को बेनिफिट ना दें। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको एम्प्लॉय करती है, शरीयत के हिसाब से भी आप उसको बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज दें, क्योंकि वो आपकी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर रही है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि शरीयत भी हमें कहती है कि जनाब जब आप किसी कंपनी में काम करने जाएं तो पूरी ईमानदारी से काम करें, जो आपको पैसे देने वैल्यू फॉर मनी आप उसको प्रोवाइड करें, ठीक है जी। हमसे हमारा एथिकल स्टैंडर्ड भी ये कहता है कि जी आप अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर रखें जब आप कोई काम करें। देखिए इसमें 2 चीजें, एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, एक ड्यू केयर है। देखो अपनी प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है जी, जो और स्किल्स जो आपको एक एम्प्लॉयमेंट में जो रोल आपको मिला है उसके लिए दरकार है, एक ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देने के लिए दरकार है, अल्लाह के वास्ते ये आपका शरीयत के हिसाब से भी जिम्मेदारी है कि वो आपको आती हो। आप एक कंपनी के सीएफओ बन गए हो, आपको अकाउंटिंग नहीं आती है, आपको ऑडिट नहीं आता, आपको टैक्स के बेसिक मामला नहीं पता, तो बेकार है। आप एक परचेज मैनेजर बन गए हो लेकिन आपने घर के लिए कभी दही भी नहीं खरीदी, ठीक है जी, तो ये सही नहीं है। आपके प्रोफेशनल जो नॉलेज है और जो स्किल्स रिक्वायर्ड है जॉब के लिए वो आपको आती हों, वो आपकी अटेंड हो, ताकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, उसको बेस्ट पॉसिबल सर्विस मिल सके। नंबर 2, 10 साल पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 10 साल से किताब को हाथ नहीं लगाई, बड़े फख्र से वो बता रहा है, यार बेकार बात है दोस्त, बेकार बात है। क्यों? आपको टेक्निकल, प्रोफेशनल और जो रेगुलेटरी अफेयर्स हैं करंट जो चल रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए, ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से सर्व कर सको। करंट की बात कर रहा हूं मैं, टेक्निकल, प्रोफेशनल, ठीक है जी। टेक्निकल का मतलब है जो आपके काम में जो स्किल्स चाहिए उसकी टेक्निकलिटी। प्रोफेशनल का मतलब है सर जिस तरीके से बाहर कंडक्ट हो रहा है बिजनेस, ठीक है जी, जिस तरीके से बाहर लोगों से नेगोशिएशन हो रही है, आप भी उसी लेवल का काम कर सकते हो। और तीसरी चीज ये कि सर रेगुलेशन जो लॉ है उसको, उसकी लेटेस्ट चीजों की आपको नॉलेज हो, ठीक है जी। फिर डिलीजेंटली एक्ट करें। देखिए डिलीजेंटली का मतलब क्या होता है? डिलीजेंटली का मतलब होता है, आप ऐसे समझो आपके बाप का बिजनेस है,
आप बड़े तमीज से काम करो, आपका अपना बिजनेस है, बेईमानी नहीं करो उसके अंदर, ठीक है जी, डंडी नहीं मारो उसके अंदर, यार काम जितना दिया उसको पेलो नहीं, मुनासिब नहीं करो, ठीक है जी। तो सर हमसे ये जो डिलीजेंटली है, ये वाला जो एस्पेक्ट है, ये हमसे एक्सपेक्ट करता है कि टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स अगर हमने डिलीजेंटली अप्लाई करने हैं, यानी हमने काम करना है डिलीजेंटली और एज पर टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, तो हमें पर सीपीडी कंटिन्यूसली लेना पड़ेगी, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। क्वालिफाई होने के बाद भी आईकेपी इंश्योर करता है कि उसके मेंबर्स लगातार लर्निंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व रहें। तो आपको साल के कोई 60-70 घंटे लगाने पड़ते हैं इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है जी। फिर जो काम आपको दिया जाए इफेक्टिवली यानी कम से कम रिसोर्सेज में, और एफिशिएंटली यानी कम से कम टाइम में आप उसको मुकम्मल करो, ठीक है जी। और जो स्टाफ आपने डेलीगेट किया हो जिसको काम, खुदा का खौफ करो, उनको भी ट्रेनिंग दे दो। ये नहीं सोचो कि ये आपको कभी कल रिप्लेस कर देंगे, उनकी ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त करो ताकि जो काम आपने उनको दिया वो भी उतनी ईमानदारी से कंपनी के लिए काम कर सके, ठीक है जी। और ये याद रखें, अपने काम की लिमिटेशन कंपनी को जरूर बताएं कि भाई मैं ये काम कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता हूं। एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी यूजर उधर सर्विसेज है। मिसाल के तौर पर मैं एक प्लम्बर हूं, मुझे एक बंदा जो है वो उठा के ले गया काम करवाने के लिए, फिर उसने कहा बिजली का बोर्ड भी सही कर दो। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं कर सकता। एक ऑर्गेनाइजेशन आपको लेकर आई है, आपको उसने बनाया जी हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब आपको सोचा जा रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स का हेड बना दीजिए। आप कहो भाई मेरी मार्केट से इन्वेस्टमेंट मार्केट में मेरी नॉलेज ही नहीं है। आप अपनी लिमिटेशन बताएंगे जो आपके सर्विस का यूजर है उसको, और जो आपकी इंप्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी। तो याद रखिए सर, आपने अपनी नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज अटेन और मेंटेन करनी है, हासिल भी करनी है, मेंटेन भी करनी है, ठीक है जी, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप सर्विस दे रहे हो, जो उसको आप सर्व कर रहे हो, वो बेहतरीन सर्विस ले सके। फिर करंट नॉलेज अपनी अपडेट रखनी है टेक्निकल स्टैंडर्ड्स पे, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पे, रेगुलेशंस पे। तीसरी चीज सर, डिलीजेंटली काम करना है, जैसे आपको स्टैंडर्ड्स कहते हैं। डिलीजेंटली का मतलब है अपने आपको अपडेट रखें सीपीडी से, इफेक्टिव और एफिशिएंट मोड में काम करें, और जो आपके मातहत हैं उनकी भी ट्रेनिंग और सुपरविजन का बंदोबस्त करें। और जो काम आप नहीं कर सकते हो वो मैनेजमेंट को, वो ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, डायरेक्टर्स को, यूजर ऑफ योर सर्विस को डे वन पे क्लियर कर दें, बता दें। अच्छा जी, हम बात करेंगे अब कॉन्फिडेंशियलिटी की। देखें, जब आप किसी प्रोफेशनल रिलेशनशिप में, बिजनेस रिलेशनशिप में, यानी किसी जगह जॉब कर रहे हो, किसी जगह आप ऑडिटर हो, इंटरनल ऑडिटर हो, किसी जगह आप एक्सपर्ट हो, किसी जगह आप लॉयर हो, अल्लाह के वास्ते जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है आप उसको कॉन्फिडेंशियल रखोगे, ठीक है जी। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप में, यू हैव टू कीप द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी, विद इन द बाउंड्रीज दैट आर अलाउड टू यू। नंबर 1, किसी सोशल एनवायरनमेंट में बैठ के, दोस्तों यारों में, फैमिली में बैठ के किसी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आप डिसेमिनेट नहीं करेंगे। बड़ाई मारने के लिए, बड़की मारने के लिए आप ये काम नहीं करेंगे। दूसरी चीज, एक इंफॉर्मेशन है जो आपको मिली हुई है, बीइंग ओनर ऑफ अ पोजीशन, बीइंग मैनेजर, बीइंग द सीएफओ ऑफ द कंपनी, बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। याद रखिए यार, ये विद इन कंपनी भी आपने ना इसको मेंटेन करना है। ये नहीं कि एक एम्प्लॉय की एक चीज पता चली तो दूसरे को बता दी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आपको ये अलाउ नहीं करता कि इवन आप कंपनी के अंदर भी जो रेलेवेंट लोग हैं उनको ये चीज बताएं, ठीक है जी। प्लस बाज़ औक़ात एक क्लाइंट आपके पास आता है, केस लेके आता है कि जी आप लॉयर हैं, मुझे केस लड़के दे दें। आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देखते हो, देने के बाद आप कहते हो यार नहीं, मैं नहीं कर सकता है काम, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे के गया वो दो आपका क्लाइंट नहीं बना, बन सकता था, नहीं बना, या बनेगा बाद में। याद रखिएगा, इसकी इंफॉर्मेशन भी आप किसी बंदे तो शेयर नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी सिर्फ हाजिर एम्प्लॉयर और हाजिर जो बिजनेस रिलेशनशिप है इस पे नहीं है, जो प्रोस्पेक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप आपके डेवलप होने जा रहे हैं उस पर भी अप्लाई होती है, ठीक है जी। फिर स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है कि जी आपको कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल कब साइड पे रखना है। जब आपको कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का लॉ कहे कि जी इंफॉर्मेशन दो, तो फिर आपने क्लाइंट से पूछना नहीं है, इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है जी। याद रखिएगा, कोई प्रोफेशनल बॉडी है या प्रोफेशनल ड्यूटी आपकी, जैसे आपने एक चीज देखी कि भाई किसी कंपनी के अंदर जो है वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, या किसी कंपनी के अंदर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो आपने फौरन से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बता दी। देखिए, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि आपने इन्फॉर्म करना है लोगों को, ठीक है ना। फिर प्लस याद रखिएगा, कभी कभी मेरा राइट हो जाता है डिस्क्लोज करना, और वो राइट कब होता है, जब आपको लॉ सूट में घसीटा जा रहा है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए चीजें शेयर कर सकते हो कोर्ट से, ठीक है जी। रिक्वायर्ड बाय लॉ हो, आपसे लॉ डिमांड करे कि भाई इंफॉर्मेशन तो आपको देनी है, आपको नजर आ गई और लॉ ने आपको की ड्यूटी लगाई थी कि अगर आपको कोई चीज नजर आ जाए आपने बगैर मांगे दे देना है, प्रोफेशनल ड्यूटी आपकी। आप खुद फंस जाओ
कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आप कोई चीज डिस्क्लोज करना चाहते हो, ये आपका राइट है कि डिस्क्लोज करो। ठीक है जी, याद रखिएगा, एक तो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना होता है, अगर मैं डिस्क्लोज ना करूं लेकिन उसका बेनिफिट ले लूं, मुझे पता चल गया जी मैं ऑडिटर हूं, मुझे पता चला कि कंपनी का जो है वो मर्जर होने वाला है, उस मर्जर के ऊपर काम मैं कर रहा हूं, इन्फॉर्मेशन मुझे पता है मैं किसी को नहीं बता रहा, और उस कंपनी के चुपके मैं शेयर्स खरीदना शुरू कर दूं, ना आप डिस्क्लोज करोगे, ना आप पर्सनली किसी थर्ड पार्टी के एडवांटेज में इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करोगे। सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी बात करने तक वो हद नहीं है उसकी, यानी आप उस इंफॉर्मेशन को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल भी नहीं करोगे, ये भी दिमाग में रखना। ठीक है जी, फिर प्लस उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिनसे आपका बिजनेस रिलेशनशिप खत्म हो चुका है और आप उनके बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं, आपको यहां पे भी अपना मुंह बंद रखना है। यानी सर जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है वो आपके हाजिर, फ्यूचरिस्टिक और पास्ट के जितने बिजनेस रिलेशनशिप हैं सब पे अप्लाई होती है। ठीक है जी, फिर ये भी याद रखिए सर कि आपने ये इंश्योर करना है कि जो आपके टीम मेंबर्स हैं जिनको आपने काम डेलीगेट किया हुआ है, ठीक है जी, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बाहर के लोग हैं जिनको आप इन्वॉल्व करोगे काम में, और जो थर्ड पार्टीज हैं जिनसे आप चीज़ें शेयर करोगे, मे बी लॉयर हो, मे बी कोई जो है वो एक ऐसा बंदा हो, हमारा सप्लायर हो, कस्टमर हो, याद रखिएगा जिनको आप कंपनी की इंफॉर्मेशन कोई दोगे ज़रूरी है काम के लिए, तो उनको आप ये भी बताओगे कि सर आपने भी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को इंटैक्ट रखना है। ठीक है जी, तो मोटी मोटी बातें याद रखेंगी, ना आपने सोशल एनवायरनमेंट में कोई चीज़ चवल मारनी है, ना आपने कंपनी के अंदर वो इन्फॉर्मेशन किसी को देनी है जो प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन है हर एक को नहीं देनी, जो रेलेवेंट लोग हैं उनके साथ आपने शेयर करनी है, उनके साथ आपका काम है, जो रेलेवेंट नहीं है उनको नहीं देनी है। ठीक है जी, आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट हो या आपका पास्ट का क्लाइंट हो, इन्फॉर्मेशन आगे नहीं देनी, किसी को डिसमिनेट नहीं करनी। लॉ आपको बोले, ठीक है जी, लॉ आपको बोले नहीं लेकिन आपकी ड्यूटी लगाए कि जब आपको चीज देखो आपने रिपोर्ट करनी है या आपको लॉ के सामने पेश होना पड़े, कोर्ट के सामने पेश होना पड़े अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आप सर इसको डिस्क्लोज कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, कोई इशू वाली बात नहीं। याद रखिएगा वो लोग जो आपके मातहत है, एक्सपर्ट्स हैं, थर्ड पार्टीज हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हो और इनको इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, उनको भी आप ये कहेंगे कि जी क्लाइंट की, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूं उसकी इन्फॉर्मेशन है, प्लीज कीप इट कॉन्फिडेंशियल। ठीक है जी, देखिए सर नॉलेज के साथ, जिम्मेदारी के साथ, ठीक है जी, फिर आप आगे आती है सर अकाउंटेबिलिटी भी। ठीक है जी, आपको एक जिम्मेदारी दी गई, एक हक दिया गया, फिर उसके बाद आती है सर आपकी पूछगछ। ठीक है जी, आपने अपने तमाम बिजनेस कंडक्ट में थ्रू आउट योर लाइफ एक प्रोफेशनल बिहेवियर मैनेज करना है, कंडक्ट करना है, काम ऐसे करना है कि लोग कहें यार ये एक प्रोफेशनल है, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है जी, याद रखिए आपको कंप्लाई करना है तमाम लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ। अगर आप एक ऐसे बंदे हो कि जो लीगल कंप्लायंसेस को तोड़ता है, लीगल चीजों को जो है वो लिफ्ट नहीं कराता, तो याद रखिएगा आप एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं हो, आपने कोर्ट की जो है वो कंप्लायंस नहीं की है, नॉन कंप्लायंट ऑफ। ठीक है जी, याद रखिए कोई ऐसा काम ना करें जिससे प्रोफेशनल डिस्क्रेडिट हो। आपने सर कोई चोरी कर ली, ठीक है जी, आपने कोई 2 नंबर स्टेटमेंट दी, आपने कोई ऐसा काम किया सर जो एक प्रोफेशनल को नहीं करना चाहिए था, मिसाल के तौर पर एसएससीबी को मिस इन्फॉर्मेशन दे दी, स्टेट बैंक को मिस इन्फॉर्म किया, ठीक है जी, रेगुलेटर्स को मिस इन्फॉर्म किया, आपने शेयर होल्डर्स को मिस इन्फॉर्म किया, कोई ऐसा बिजनेस किया जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ नहीं था, आर्टिकल्स में लिखा हुआ नहीं था, तो याद रखिए सर कोई भी आपने गलत काम किया जो आपके प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करे, यानी लोग आपको देख के आपके प्रोफेशन को गाली दें, क्या ये देखो ये है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इसका मतलब है सर मैंने अपने प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट किया, मैंने प्रोफेशनल बिहेवियर इंश्योर नहीं किया। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके प्रोफेशन पे दाग आए। ठीक है जी, फिर प्लस कोई ऐसा बिजनेस नहीं करना जहां आपको झूठ बोलना पड़े, इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो, जहां आपको बायस रहना पड़े, 2 नंबरी करना पड़े, लोगों को फेवर देने पड़े, ऐसा काम नहीं करें। और सर जहां आपकी रेपुटेशन खराब हो, ऐसे बिजनेस से भी अपने आप को दूर रखें। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और नंबर 3 हमारे पास रेपुटेशन, ये रिस्क नहीं आने चाहिए। ठीक है जी, और सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये एक्ट जो है वो एथिकल है या नहीं है, ये प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट कर रहा है नहीं कर रहा। देखिए कोई भी थर्ड पार्टी अगर आपके एक्ट को देख के कहती है कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, यार इतनी नॉलेज, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, यार बहुत ही घटिया काम आपने किया है, इसका मतलब सर मैंने अपने प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट किया। ठीक है जी, आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया हो एथिक्स का। दूसरा लेक्चर मैं एथिक्स का दूंगा सर, जिसमें 2 अलग फ्रेमवर्क्स को मैं डिस्कस करूंगा। मैंने सर सारे प्रिंसिपल जहाँ डिस्कस किए, आपके साथ मैंने इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल डिस्कस किया ब्रीफली, उसके बारे में मैंने आपको बताया झूठ नहीं बोलो, ठीक है जी, किसी को फेवर ना दो, अपने काम को कॉम्प्रोमाइज करके पब्लिक को धोखा दे के फेवर ना दो किसी को। नंबर 3,
प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऐसे रखो कि तुम्हारे ऊपर जो मजहबी जिम्मेदारी है कि जो काम आप उठाते हो उसकी जिम्मेदारी आपके ऐसे तरीके से करो, तो उसके लिए अपने आप को अपडेट रखो, नॉलेज के हिसाब से भी, स्किल्स के हिसाब से भी, ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने मातहतों को भी। ठीक है जी। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखो, पेट खेल के ना बनो। सिर्फ जहां आपको लॉ रिक्वायर करता है, जहां आपकी ड्यूटी है, जहां आप अपने आप को बचाना चाह रहे हो, वहां इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है जी। और ये भी याद रखें सर कि प्रोफेशनल बिहेवियर आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको लोग देख के कहें और कहें कि यार ये है माशाल्लाह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।